हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इग्नू। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम जो आपका बीए इग्नू का सब्जेक्ट है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। सब्जेक्ट कोड आपका है BEGG171। तो आपके आने वाले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके इस सब्जेक्ट के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। आप देखेंगे सिमिलर क्वेश्चन ही जो है पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करें, जो एकलव्य इग्नू नाम से है। लेक्चर के पीडीएफ नोट यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे और जितनी हमारी आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ से मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पेपर जो आता है BEGG171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल का, वो आता है टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। 3 घंटे में आपको क्वेश्चन करने होते हैं। 2 पार्ट में आप देखेंगे आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है डिवाइड होता है और इन दोनों पार्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको करने ही, यानी 5 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, करने ही होते हैं। और हाँ, एक चीज और याद रखनी है कि दोनों पार्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको करने ही होते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपको 300 वर्ड में उसका आंसर करना होता है। ठीक है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, 300 वर्ड में आंसर करने होते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है इसमें वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, लिस्ट द वेरियस फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना भाई कम्युनिकेशन क्या होती है और उसके बाद कम्युनिकेशन किस तरह से फंक्शन करती है, उसकी लिस्ट आपको इस आंसर में बनानी है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल। तो कम्युनिकेशन क्या है भाई? आपको अपनी आइडिया, अपने थॉट और अपनी फीलिंग को किसी एक पर्सन से या ज्यादा पर्सन तक पहुंचानी है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इट इज ए 2 वे प्रोसेस। तो ये 2 वे प्रोसेस होता है। ठीक है ना, इसके अंदर आप देखेंगे सेंडर जो होता है वो एक मैसेज भेजता है और रिसीवर जो होता है उस मैसेज को समझता है और उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है। तो यही क्या हो गई? कम्युनिकेशन हो गई। इट हेल्प पीपल बिल्ड रिलेशन। तो इससे क्या होता है भाई? लोगों के रिलेशन अच्छे होते हैं, वो अपने नॉलेज और अपने जो गोल होते हैं वो किसी से साझा कर पाते हैं। तो इससे उसको एक बेटर जो है चांस मिलता है इंप्रूवमेंट का। तो कम्युनिकेशन क्या करता है भाई? आपकी जो भी रिलेशनशिप है उसको बेटर बना देगा, आपकी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा देगा और आपको जो भी गोल अचीव करने उसमें मदद करेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो आप समझ गए होंगे, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड द प्रोसेस थ्रू which a sender transmit a message to receiver through medium with the aim of creating mutual understanding। तो जो भी एक सेंडर होता है, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? एक सेंडर होता है, वो कोई ना कोई मैसेज किसी ना किसी रिसीवर के पास भेजता है। ठीक है, और देखिए जब भी सेंडर रिसीवर के पास कोई मैसेज भेजेगा तो उसमें आपको मीडियम देखने को मिलेगा। कोई ना कोई मीडियम होता है, या तो वो क्या करेगा भाई? बोल के मैसेज देगा, ठीक है, या फिर इशारों से मैसेज देगा, या फिर लिख के मैसेज देगा, या विजुअल, ऑटो, वीडियो, टेक्स्ट में देगा। ठीक है, या फिर वो डिजिटल, ठीक है ना, डिजिटल क्या करेगा? वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है किसी रिसीवर के पास भेजेगा। तो मीडियम इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई? अब जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर ने रिसीवर के पास भेजी, किसी भी मीडियम से भेजी, अब जो रिसीवर है अगर उसको समझ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन या बेटर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी होता है कम्युनिकेशन के अंदर, कि भाई जो भी सेंडर ने रिसीवर को भेजा था वो उसे अच्छे से समझ में आ गया और उसने उसे रिस्पॉन्ड कर दिया। तो ये क्या होता है? एक बेटर कम्युनिकेशन होता है। तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो कम्युनिकेशन इफेक्ट व्हेन ऑल एलिमेंट वर्क टुगेदर। तो भाई कम्युनिकेशन तभी बेटर होगा कि जितने भी कम्युनिकेशन के एलिमेंट हैं वो बेटर तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे सेंडर भाई एक है, कोई भी एक मैसेज छोड़ता है रिसीवर के लिए, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, ईमेल हो, एसएमएस, चैट, स्पीच या वीडियो के माध्यम से। रिसीवर को क्या हुआ भाई? वो मैसेज रिसीव हुआ और उसने फीडबैक दिया अच्छे से इन्हीं मीडियम्स के जरिए सेंडर को। तो आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो था वो बेटर था। ठीक है, कोई भी मैसेज आया, रिसीवर ने आसानी से उसको रिसीव कर लिया और उसके जैसे उसने रिसीव किया था वैसे ही उसने फीडबैक, यानी जो भी उसने समझा था वो फीडबैक जो है सेंडर के पास भेज दिया। तो एक बेटर कम्युनिकेशन हुआ। हाँ, कभी कभी क्या होता है भाई? कम्युनिकेशन के अंदर कुछ समस्या आ जाती है, नॉइस आ जाती है मान लीजिए, तो बैरियर कहा जाता है उससे। जैसे मान लीजिए भाई लाउड नॉइस है, ठीक है, तो और ये अगर ऑडियोली यानी कुछ बोलकर वर्बली अगर बोलना चाहते हैं तो नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उससे समस्या हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए भाई
इंटरप्शन हो जाता है, कई बार फोन पे बात कर रहे हैं भाई, कोई अगल बगल में मशीनें वगैरह चल रही हैं तो भी कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पुअर कनेक्शन, फोन पे बात कर रहे हैं भाई, कनेक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है। और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, कई बार क्या होता है भाई, आपने बोला कुछ, दूसरे पार्टी ने समझा कुछ, तो उसमें भी क्या होता है, कम्युनिकेशन में आप देखते हैं गैप आ जाता है, ठीक है। कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं भाई, कहीं पर आंधी तूफान बारिश हो रही होती है, तो आप कोई बात किसी से कहना चाहते हैं, किसी भी मीडियम से नहीं कह पाते हैं, तो कई बार कम्युनिकेशन में आप देखते हैं ये सारे ग्लिच भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए एलिमेंट, यानी जब कम्युनिकेशन होता है तो जो एलिमेंट है कम्युनिकेशन के वो बेटर काम करने चाहिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन किस तरह से फंक्शन करता है, तो कम्युनिकेशन परफॉर्म सर्वल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन भाई परफॉर्म करता है इंडिविजुअली भी और सोसाइटी में भी बेटर तरीके से, ताकि लोग जो है क्या कर सके, अच्छे से चीजों को समझ सके। तो दिस फंक्शन हेल्प इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है भाई, आप इंडिविजुअल को भी अगर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या ग्रुप में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन के जरिए बेहतर तरीके से आप रख सकते हैं उस बात को, ठीक है। और साथ ही आप देखते हैं भाई, कोई भी अगर आपको अचीव करने हैं कोई भी गोल्स तो कम्युनिकेशन के जरिए होता है। आपको रिलेशनशिप अच्छी बनानी है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेटिव फंक्शन, सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेटिव फंक्शन होता है जो कम्युनिकेशन होता है। इससे क्या होता है भाई, आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है आसानी से पहुंचा सकते हैं, चाहे वो किसी इवेंट की हो, पॉलिसीज की हो या डिसीजन की हो। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के जरिए दूसरों तक पहुंचानी जो है आसान हो जाती है, ठीक है। सेकंड, एजुकेशनल फंक्शन, तो कम्युनिकेशन भाई एजुकेशन को फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के द्वारा भाई टीचिंग, ठीक है ना, लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है ना, लर्निंग अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है ना, और अवेयरनेस है लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं कम्युनिकेशन के जरिए, ठीक है। और कम्युनिकेशन क्या काम करता है, परस्यू फंक्शन, ठीक है। तो और क्या करता है कम्युनिकेशन, परस्यू करता है, यानी लोगों को क्या करता है भाई, वो आकर्षित करता है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनके एटीट्यूड, उनके ओपिनियन और उनके बिहेवियर को। तो कम्युनिकेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं भाई, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी के एटीट्यूड को, उसके ओपिनियन को और उसके बिहेवियर को कम्युनिकेट करके, ठीक है। तो लोगों को प्रभावित भी करता है, आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो है। मोटिवेशनल फंक्शन का काम भी करता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, इंकरेज करता है इंडिविजुअल को अच्छा परफॉर्म करने के लिए और अपने जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे किसी के साथ तो भाई वो क्या करेगा, वो चीजों को अच्छे से समझेगा, ज्यादा इंकरेज होगा और ज्यादा चीजों को बेटर तरीके से कर पाएगा। तो मोटिवेशन फंक्शन का काम भी करता है आपका कम्युनिकेशन। इंटरटेनमेंट फंक्शन का काम भी है कम्युनिकेशन का, आप देखेंगे तो प्रोवाइड, आप देखते हैं कम्युनिकेशन के जरिए लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से एंजॉयमेंट करते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। और रिक्रिएशन करते हैं, आप देखते हैं कम्युनिकेशन के जरिए कोई बात हुई हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, भाई कोई चीज कैसे हुई थी और क्या हुआ था, ठीक है, कम्युनिकेशन के जरिए होता है। थ्रू मीडिया एंड कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं भाई मीडिया और कल्चरल एक्टिविटीज भी जो होते हैं कम्युनिकेशन के इफेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें किसके जरिए होती हैं, जो मीडिया में जो भी चीजें आप देखते हैं, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किस लिए होता है, लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए होता है। जैसे बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, नाटक देखे होंगे, तो उनमें जो कम्युनिकेशन होता है उससे लोग काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट होते हैं, ठीक है। तो कल्चरल एक्टिविटीज भी आप देखते हैं कम्युनिकेशन के जरिए होते हैं, जो भी कल्चरल से संबंधित सामान है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन के द्वारा ही तो किया जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट फंक्शन के लिए भी कम्युनिकेशन जो है इंपॉर्टेंट होता है। सोशल फंक्शन, तो बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स एंड प्रमोट सोशल इंटरेक्शन। तो कम्युनिकेशन जरूरी है भाई, अगर आपको एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, ठीक है ना, और सोशल इंटरेक्शन रखना है तो कम्युनिकेशन जरूरी होगा, क्योंकि भाई समाज में जाओगे, लोगों के साथ रहोगे, मिलोगे जुलोगे, बात तो करनी पड़ेगी, अपनी बातों को रखना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। तो इससे आप देखते हैं सोशल फंक्शन काम भी कम्युनिकेशन करता है। कंट्रोल फंक्शन, तो रेगुलेट बिहेवियर, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के जरिए क्या करा जाता है भाई, लोगों के बिहेवियर को भी जो कंट्रोल किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, इंस्ट्रक्शन देती है और पॉलिसीज बनाती है ना, तो ये सारी कम्युनिकेट करती है ना लोगों को कि भाई ये सारी चीजें, ये सब चीजें आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल फंक्शन का भी काम है कम्युनिकेशन का। डिसीजन मेकिंग फंक्शन, ठीक है ना, जैसे सप्लाई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इफेक्ट डिसीजन, ठीक है ना, तो डिसीजन जो मेकिंग होती है और उसको अच्छे से लागू करवाना होता है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या करती है भाई, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी इफेक्टिव डिसीजन है वो आसानी से लिए जा सकते हैं कम्युनिकेशन के जरिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट फंक्शन, तो इंश्योर कॉर्पोरेशन एंड स्मूथ
फंक्शनिंग अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है, किसी से बातचीत करनी है, आपको अच्छा परफॉर्म करना है, लोगों को साथ में लेकर चलना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको लोगों से अच्छे से क्या है कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, लोगों को काम करना सिखा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक बेटर कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, तभी तो वो आपकी बातों को समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कम्युनिकेशन। कल्चरल ट्रांसमिशन फंक्शन, ठीक है ना, तो कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए भी जो है आप देखेंगे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि पासिस कंट्रोल वैल्यू, यानी जो भी आपकी कल्चरल वैल्यू है, जो भी आपकी कल्चरल वैल्यू हो गई, ठीक है ना, ट्रेडिशन हो गए और बिलीफ हो गए, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, आप कम्युनिकेट करके क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी आने वाली जनरेशन है, ठीक है, वो आपका जो भी कल्चरल वैल्यू है, ट्रेडिशन है, बिलीफ है, वो उनको अच्छे से समझते हैं और फिर आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं वो। तो इसलिए आप देख सकते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए भी कम्युनिकेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने देख लिया भाई इतने सारे फंक्शन होते हैं कम्युनिकेशन के, अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप क्या कर सकेंगे भाई, लोगों के आइडिया को अच्छे से समझ पाएंगे, काम अच्छे से कर पाएंगे, इस वजह से आप जो भी गोल बना के बैठे हुए हैं उसे अच्छे से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भी जरूरी है, आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी अगर आपको दूसरे पर ट्रस्ट करना है, ठीक है ना, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, एम्पैथी रखनी है, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने हैं, तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन जरूरी होगा भाई। जब तक आप किसी को बात नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, अपनी फीलिंग और उसकी फीलिंग को एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे, तब तक क्या हो सकता है, कभी भी कोई अच्छा रिलेशन नहीं बन सकता। तो कम्युनिकेशन क्या करता है भाई, इन सब चीजों को और ज्यादा बेहतर बनाकर आपको देता है। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए भाई किसी के भी दो व्यक्ति के बीच में विवाद है, ठीक है, तो वो विवाद तभी तो सुलझेगा जब आपस में बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन प्रिवेंट कंफ्यूजन एंड हेल्प रिसोल्व इशू क्विकली एंड पीसफुली। तो जो भी भाई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे तो जो भी समस्याओं का आसानी से समाधान निकालकर बेटर लाइफ जी सकेंगे, ठीक है। तो समस्याएं जो होंगे वो खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं भाई गुड कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बेटर रिजल्ट, ठीक है। तो अगर अच्छा कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आपका जो कनेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो हेल्प इन शेयरिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के जरिए क्या कर सकते हैं भाई, अब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना, आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉलेज को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, अपनी जो डिसीजन लेनी है और ज्यादा बेटर हो जाती है, ठीक है। और फैसिलिटेट इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई कि आप अच्छी लीडरशिप चला सकते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ भाई अच्छा कनेक्शन रखेंगे, अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो लीडरशिप है और ज्यादा अच्छी होगी, आप और ज्यादा अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर आपका जो है आप कम्युनिकेशन अच्छा है अपने लोगों के साथ, ठीक है, अपनी कंपनी के साथ टीम वर्क अच्छे से कर रहे हैं, लोगों को अच्छे से चीजों को समझा पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, तो इससे क्या होगा, लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होंगे, मोटिवेट होंगे और बेटर तरीके से काम करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है और ज्यादा ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, ठीक है। चलिए, तो आप कह सकते हैं ना कम्युनिकेशन इज विचुअल फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है भाई, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करना, आइडिया हो गया चाहे फीलिंग हो गए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, एजुकेशन, कोऑर्डिनेट, मोटिवेशन और सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है भाई, देयरफॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एसेंशियल टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, यानी आपको इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइज तौर पर अगर आप सक्सेस चाहिए तो आपको बेटर कम्युनिकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ मास मीडिया, ठीक है। तो मास मीडिया के कितने टाइप्स हैं ये आपको इस आंसर में बताना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए मास मीडिया मींस द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मास मीडिया की बात करें तो ये चैनल होते हैं कम्युनिकेशन के। ये क्या करते हैं भाई, बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं एक ही टाइम पे। तो मास मीडिया का काम क्या है भाई, नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचना एक टाइम पर, सेम टाइम पर। तो इट इन्फॉर्म, एजुकेट्स, एंटरटेन्स एंड इन्फ्लुएंस सोसाइटी। तो मास मीडिया क्या करती है भाई, लोगों को एजुकेट करती है, इंटरटेन भी करती है और प्लस में जो सोसाइटी है उनको इन्फ्लुएंस भी करती है किसी चीज के लिए। इट इज आल्सो स्प्रेड न्यूज, इसमें ये क्या करती है मास मीडिया भाई, न्यूज को फैलाने का काम करती है, आइडियाज को, नॉलेज को और कल्चर को, ठीक है। तो लोगों में इन सब चीजों को फैलाने का काम भी आप देखते हैं मास मीडिया करती है। मीनिंग ऑफ मास मीडिया, तो मास मीडिया क्या है आप समझ ही गए होंगे। मास मीडिया कैन बी डिफाइंड एट द चैनल ऑफ टूल ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड मैसेज टू ए लार्ज ऑडियंस, यानी लार्ज ऑडियंस तक जो भी कम्युनिकेशन है,
ठीक है, उसको पहुंचाने का जो काम करती है टूल रूप में मास मीडिया करती है। ठीक है, तो इट सर्व ए ब्रिज, तो आप कह सकते हैं भाई एक ब्रिज है इंफॉर्मेशन सोर्स एट द पब्लिक। तो आप कह सकते हैं भाई कोई भी इंफॉर्मेशन है एक सेंडर के द्वारा दी गई, ठीक है ना, रिसीवर तक पहुंचाने के लिए मास मीडिया जो है वो क्या करती है भाई, वो एक ब्रिज का काम करती है। यानी यहां से वो इंफॉर्मेशन लेती है और मास मीडिया के थ्रू वो पहुंचाया जाता है रिसीवर के पास। ठीक है, टाइप्स ऑफ मास मीडिया, तो कितने टाइप के मास मीडिया होते हैं, तो सबसे पहला जो आपका आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो सबसे पुराना मास कम्युनिकेशन है। इसके अंदर आप देखते हैं न्यूज़पेपर आ जाते हैं, मैगजीन आ जाती है, जर्नल्स आ जाते हैं, बुक आ जाती है और पैम्पलेट्स आ जाते हैं। तो ये प्रिंट मीडिया, ये छापे जाते हैं और ये आपके पास रहते हैं और आप इनसे बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। तो फीचर क्या है, प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो जो भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है यहां से आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इजी टू प्रिजर्व एंड रेफरेंस, ठीक है, आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और रेफरेंसेस ले सकते हैं इससे बहुत सारी चीजों के। सुटेबल फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है, अगर एजुकेशनल पर्पस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिंट मीडिया। ठीक है, और इसके अंदर आप समझ गए होंगे न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स वगैरह आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीन के माध्यम से लोगों तक जो है कम्युनिकेट करती है। इसके अंदर आप देखते हैं रेडियो, टेलीविजन सबसे इंपॉर्टेंट है और लार्ज ऑडियंस क्विकली, तो इसमें क्या होता है भाई, लार्ज ऑडियंस से क्विकली जो है बहुत जल्द जुड़ा जा सकता है। रेडियो सबसे पहले देखते हैं, तो रेडियो इज इन ऑडियो मीडियम, तो रेडियो जो आपका है मास मीडिया में वो ब्रॉडकास्ट का आपका आ जाता है ऑडियो मीडियम में। ठीक है, और इसके अंदर आप न्यूज, म्यूजिक, एजुकेशनल प्रोग्राम और इंटरटेनमेंट जैसी चीजों को सुन सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है, वाइड रीच, बहुत तो लोगों तक इसकी पहुंच होती है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, सस्ता है, पोर्टेबल है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको कैरी कर सकते हैं। यूजफुल इन रूरल एरिया, ज्यादातर रूरल एरिया में बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस रही है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं थोड़े गरीब होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि भाई वो टेलीविजन वगैरह खरीद पाते उस समय, तो और इसलिए आप देखेंगे बड़े रूरल एरिया में उस टाइम आपको रेडियो देखने को मिल जाती थी। ठीक है, क्योंकि ये सारी जानकारियां जो है आपको रेडियो मिल जाती थी, तो लोग रेडियो तो रखते ही थे। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा साधन था मास मीडिया का। टेलीविजन की बात करते हैं, तो टेलीविजन कंबाइन ऑडियो एंड विजुअल्स, तो इसकी विशेषता ये भाई इसमें आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इससे कम्युनिकेशन जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव हो जाता है, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। एडवांटेज ये भाई हाई इंपैक्ट ड्यू टू साउंड एंड विजुअल, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा क्योंकि आप देख भी सकते हैं, किसी चीज को सुन सकते हैं, तो इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। यूजफुल एजुकेशन, न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है, तो एजुकेशन के लिए, न्यूज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। रीच लार्ज ऑडियंस, तो ये लार्ज ऑडियंस को अपने साथ जोड़ देता है। ठीक है, फिल्म मीडिया की बात करते हैं, तो अगला फिल्म मीडिया है। फिल्म और मोशन पिक्चर आर पावरफुल टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो ये भी पावरफुल मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फिल्म वगैरह देखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है लोगों पर इसका। दे इंटरटेन, तो ये क्या करते हैं भाई, जो भी आपकी फिल्म मीडिया है वो इंटरटेनमेंट का काम करती है, लोगों को एजुकेट करने का काम करती है। सोशल अवेयरनेस भी आपको जो है फिल्म मीडिया में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो फीचर क्या है, स्ट्रॉन्ग विजुअल इंपैक्ट, क्योंकि भाई आप इसको देखते हैं तो ये एक मैसेज देने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए बनाई जाती है, तो इसलिए इसका विजुअल इंपैक्ट भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड कल्चर, तो ये क्या करता है भाई, लोगों के कल्चर को, लोगों के ओपिनियन को भी आप देखेंगे इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। इफेक्टिव फॉर स्प्रेडिंग सोशल मैसेज, ठीक है ना, तो सोशल मैसेज को फैलाने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनती हैं, तो आपने देखा होगा भाई बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री समाज को दिखाती हैं कि भाई समाज में क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, लोगों को मोटिवेट करने का काम करती हैं, तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को मिलती है। फीचर फिल्म बहुत सारी होती हैं, आपको एंटरटेनमेंट करती हैं, सोशल मैसेज वगैरह भी देती हैं। ठीक है, तो इसका भी काफी बड़ा योगदान है मास कम्युनिकेशन के अंदर। फिर आता है आपका आउटडोर मीडिया। ठीक है, तो आउटडोर मीडिया क्या होती है, इंक्लूड कम्युनिकेशन डिस्प्ले। ठीक है, तो ये एक तरह से आप कहते हैं एक डिस्प्ले में कम्युनिकेशन किया जाता है पब्लिक प्लेस पे और अट्रैक्ट करती है लोगों के अटेंशन को। ठीक है, तो बोले होर्डिंग लगा दिए जाते हैं या बाहर पर्चे वगैरह लगा दिए जाते हैं, आप देखते हैं ना लोग अट्रैक्ट होते हैं इसको देख के। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं जैसे बिल बोर्ड होते हैं, ठीक है ना, बिल बोर्ड लगा दिए जाते हैं ना कि भाई सेल लगी है, सस्ते में लगी है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। पोस्टर वगैरह लगा दिए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, होर्डिंग लगाई जाती है, डिजिटल आजकल डिस्प्ले आप देखते हैं लगा दिए जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये भी जो है आउटडोर मीडिया कहलाती है। तो इसकी हाई विजिबिलिटी होती है क्योंकि भाई जो भी आसपास आएगा वो उसको आसानी से देखता ही है। रिचेस्ट पीपल वाइल ट्रेवलिंग, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं तो ये चीजें देख लेते हैं आसानी से। यूजफुल फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना, अगर आपको किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है, आपको कोई सामान बेचना है, तो उसके लिए आप देखते हैं आउटडोर मीडिया बहुत ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट यूज द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल मीडिया जो है ज्यादातर आप देखते हैं इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाई जाती है। काफी इफेक्ट है आज के टाइम में, आप देखते हैं इसका। इसमें आपकी वेबसाइट्स हो गई, ब्लॉग्स हो गए, ऑनलाइन न्यूज़पेपर हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गए, तो ये आज के टाइम में डिजिटल मीडिया है। ठीक है, इसके जरिए भी लोगों तक पहुंचा जाता है, बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। ठीक है ना। तो एडवांटेज क्या है, फास्ट डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बड़ी जल्दी तरीके से आपको अलग अलग तरीके की न्यूज जो इंफॉर्मेशन है पहुंच जाती है। ठीक है ना। और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होता है। ठीक है ना, काफी इंटरेक्ट होते हैं लोग इसको देखकर। ग्लोबल रीच होती है। ठीक है ना, वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर, देश विदेश तक की जानकारी आप यहां से आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सोशल मीडिया, आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया अलाउज यूजर टू क्रिएट। तो उसमें क्या होता है भाई, खुद जो लोग हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं ऑनलाइन। और आज के टाइम में आप देखेंगे फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ मास मीडिया, सबसे जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मास मीडिया है ये आज के टाइम में। एग्जाम्पल के तौर पर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो ये आज के टाइम में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, तुरंत आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना, यूजर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इसमें आपको ग्लोबल कनेक्टिविटी मिल जाती है इन सोशल मीडिया हैंडल से। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका न्यू मीडिया। तो कुछ नई मीडिया भी आज के टाइम में आप देख रहे हैं, ये भी इंटरनेट बेस्ड ही हैं। ठीक है, इनका इंटरेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है, ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी पर ही काम करते हैं। ठीक है ना, टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, ग्राफिक रूप में भी आपको देखने को मिल जाता है जो न्यू मीडिया है आज के टाइम में। ठीक है। और इसके फीचर क्या है, इंटरेक्टिव एंड यूजर कंट्रोल। तो ये इंटरेक्टिव होता है, यूजर के कंट्रोल में होता है, जिस तरह से चाहे कम्युनिकेट करता है। ठीक है। अवेलेबल एनी टाइम और एनीवेयर, कहीं भी अवेलेबल हो जाता है ये। ठीक है। स्पोर्ट्स मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, तो ज्यादातर आप देखेंगे, सपोर्ट्स मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। तो इसमें मल्टीमीडिया का जो है सपोर्ट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं, जैसे आपने पॉडकास्ट वगैरह देखा होगा। ठीक है ना, कहीं पे भी एक व्यक्ति जाता है और दूसरे से जो भी बातें करता है तो उससे कम्युनिकेट करके चीजों को रखता है। ठीक है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म देखें आपने, यूट्यूब हो गया, सब लाइव आते हैं, तो ये से स्ट्रीमिंग करके भी चीजों को बताया जाता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इसके और अच्छे उदाहरण है। ऑनलाइन बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म दिखाई दे जाएंगे। तो ये सारे क्या है, ये न्यू मीडिया के आज के टाइम के जो है कम्युनिकेशन है। ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ मास मीडिया, तो इसकी इंपोर्टेंस क्या है, देखिए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड न्यूज। तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन और न्यूज मिल जाती है। ठीक है। प्रमोट्स कल्चर एक्सचेंज, तो कल्चरल एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ से आज के टाइम में, आप देख सकते हैं। इंटरटेनमेंट आपको मिल जाता है, एजुकेशन मिल जाता है, सोशल इश्यूज के बारे में अच्छे से पता लगता है। स्पोर्ट सपोर्ट, और ये क्या करता है भाई, स्पोर्ट का सपोर्ट करता है भाई, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है ना, क्योंकि भाई लोगों को क्या अवेयरनेस फैलती है, लोग चीजों को जानते हैं भाई, देश में क्या चल रहा है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, तो लोगों में क्या होती है, अवेयरनेस फैलती है। तो इसलिए ये क्या करता है, डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। हेल्पिंग इन एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस प्रमोशन, अगर किसी को भाई एडवर्टाइजमेंट करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंस हो जाती है मास मीडिया। ठीक है। तो मास मीडिया कॉन्सेप्ट पीपल स्प्रेड नॉलेज एंड बिल्ड बेटर सोसाइटी। ठीक है। तो ये इसलिए भी आप देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, तो आप कह सकते हैं कि भाई मास मीडिया इज पावरफुल टूल कम्युनिकेशन, इट वेरियस टाइप हेल्प इन द इंफॉर्मेशन, एजुकेटिंग, इंटरटेनिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल। दस मास मीडिया हैज ऑलवेज इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, आप देखते हैं मास मीडिया का, लोगों को जानकारी देने में, इंफॉर्मेशन देने में। ठीक है ना, और डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी को अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में मास मीडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एन एडवर्टीजमेंट, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट यू फाइंड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे न्यूज़पेपर में, और बहुत सारे आप देखते हैं मैगजीन वगैरह में आते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना और उनके टाइप्स के बारे में बताना है। ठीक है। तो देखिए, एडवर्टाइजिंग इज एन इंपॉर्टेंट मीन ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट, सर्विस, आइडियाज और इवेंट। तो आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्या भाई प्रमोट करने अपने प्रोडक्ट को, कोई सर्विस देनी है, कोई आइडिया है, कोई इवेंट अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के टाइम में। तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर ट्रेडिशनल एंड इफेक्टिव मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है। तो आज के टाइम में आप देखते हैं भाई न्यूज़पेपर और मैगजीन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो दे हेल्प बिजनेस इंफॉर्मेशन, पीपल, क्रिएटिव अवेयरनेस एंड इंक्रीज सेल। तो इससे क्या होती है भाई कि आपका जो भी बिजनेस है उसको ग्रोथ मिलती है। ठीक है ना, लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचता है, सर्विस पहुंचती है, लोग उसकी तरफ जागरूक होते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी सेल जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है।
तो मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करें एडवर्टीजमेंट की, तो मीनिंग क्या है? एडवर्टीजमेंट इज ए पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू प्रमोट प्रोडक्ट, सर्विस, आइडियाज और इवेंट। ठीक है, तो ये पेड प्रमोशन होता है भाई, आप पैसे देते हैं किसी को और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी उसका बिजनेस होता है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है भाई? पर्पस यही होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों की अटेंशन हो, लोग इंटरेस्ट लें और क्या करें, आपका सामान खरीदें और इससे क्या हो, आपको फायदा हो। ठीक है, तो डेफिनेशन के तौर पर आप कह सकते हैं जो एएमए ने दी है, अकॉर्डिंग टू एएमए अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजमेंट ये जो पेड होती है, यानी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो पेड होती है। आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करना पड़ता है भाई? पैसा देना पड़ता है। ये कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होती बल्कि बिजनेस संबंधी होती है, यानी इसमें आपके आइडिया हो सकते हैं, आपके सामान हो सकते हैं, आपकी सर्विसेज हो सकती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आप लोगों के सामने रखते हैं और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस चीज को खरीदते हैं। तो यही क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये किसने कहा था? एएमए ने कहा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, तो कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलती है न्यूज़पेपर और मैगजीन में? तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन देयर पर्पस। तो डिपेंड करता है भाई पर्पस क्या है, साइज क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है, उसके आधार पर ही जो है अलग अलग तरह की आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो मेजर टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है आपकी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टीजमेंट होती है वो क्या होती है? लार्ज एंड अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट दैट यूज, इसमें क्या होता है देखेंगे आप, इमेज, कलर और ग्राफिक का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल एक एडवर्टीजमेंट ऑफ ए न्यू सैमसंग स्मार्टफोन, तो इसमें आप देखेंगे अच्छा कलर दिखाया जाएगा, इमेज दिखाई जाएगी, ग्राफिक दिखाई जाएंगे, भाई कौन कौन से फीचर हैं, तो लोग क्या होते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। फिर आता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होती है एक आपकी, तो इसमें आप देखेंगे स्मॉल टेक्स्ट बेस्ड एडवर्टीजमेंट होती है, पब्लिश्ड अंडर द स्पेसिफिक कैटेगरी, तो इसके लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन में अलग से कैटेगरी बनाई जाती है। ए न्यूज़पेपर एड फॉर ए हाउस अवेलेबल फॉर रेंट। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे न्यूज़पेपर होता है, उसमें एक छोटा सा ऐसे बना दिया जाता है और उसमें क्या है, एडवर्टीजमेंट लिख दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जैसे मान लो आपको अपना घर क्या करना है भाई, रेंट पे देना है, तो यहाँ पर एक अखबार में क्लासिफाइड होता है। ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे छोटा सा बॉक्स होगा और उसमें ये सारी चीजें लिख दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में आप क्या देखेंगे, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल, तो सोशल इशू में यहाँ पर आप देखते हैं अवेयरनेस फैलाई जाती है। जैसे गवर्नमेंट आप देखते हैं बहुत सारी एडवर्टीजमेंट निकालती है, जैसे रोड सेफ्टी हो गया। ठीक है, तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी आप देखते हैं गवर्नमेंट जो एडवर्टीजमेंट निकालती है, तो ये भी एक तरीका होता है लोगों को जागरूक करने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलती है। तो एडवर्टीजमेंट दैट प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज इंक्रीज सेल, तो कुछ लोग भाई अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आप देखते हैं कमर्शियल जो है ऐड देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। तो एन एडवर्टीजमेंट फॉर कोका कोला और ब्यूटी क्रीम, तो ऐसी बहुत सारी आप देखते हैं आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाती है। कोका कोला का वो लोग अपना प्रचार करते हैं या ब्यूटी क्रीम्स वगैरह बेचनी होती है, तो ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट भी आपको देखने को मिलती है। तो एडवर्टीजमेंट दैट बिल्ड द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कई बार आप देखते हैं कि जो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो एडवर्टीजमेंट करते हैं भाई अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको और ज्यादा रेपुटेशन देने के लिए। ठीक है, तो रेपुटेशन का मतलब क्या है, वो भाई बताना चाहते हैं वो किस तरह से समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो एक कंपनी एडवर्टीजमेंट लाइटिंग इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज, जैसे मान लीजिए भाई एक बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च कर रहा है, साफ सफाई के लिए मोहल्ले में खर्च कर रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे जागरूकता अभियान चला रहा है, तो इन सब चीजों को आप देखते हैं इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट में शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी वो अपने कंपनी का एडवर्टीजमेंट करते हैं कि भाई किस तरह से भलाई का काम जो है इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका रिटेल एडवर्टीजमेंट। इसमें क्या होता है, तो इसमें एडवर्टीजमेंट बाय शॉप, इसमें क्या होता है, शॉप और स्टोर जो अनाउंस किया जाता है, ठीक है ना, किस तरह से आप डिस्काउंट दे रहे हैं अपनी शॉप में और स्टोर में, तो उसे क्या कहा जाता है, रिटेल एडवर्टीजमेंट। तो लोग को भाई पता लगता है कि इस प्रोडक्ट्स पे इतना जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है शॉप के अंदर, तो लोग उससे अट्रैक्ट होकर वहां पर जाते हैं। जैसे दिवाली में आप देखते होंगे कि बहुत सारे रिलायंस ट्रेंड जो होते हैं बहुत सारी छूट और सेल्स लगाते हैं, तो ये आपके होते हैं रिटेल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एडवर्टीजमेंट। तो फाइनेंशियल एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, तो इस एडवर्टीजमेंट में आप देखेंगे रिलेटेड टू बैंकिंग, इसमें क्या होता है, आपको बैंकिंग देखने को मिलेगी, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, कि भाई आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड में कीजिए, ठीक है, एलआईसी में कीजिए, तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह के भी आपको फाइनेंशियल जो है एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलती है यानी रोजगार संबंधी। तो एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है, इसमें आपको देखेंगे रिक्वायरमेंट जो होती है वो जॉब वगैरह की, उसके लिए आपको देखने को मिल जाता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कि भाई हमें इस पोस्ट पे
वैकेंसी निकली हुई है, आप आके अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है वहां पर। यूपीएससी और एसएससी रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, तो कई बार आप देखते हैं जो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट आती है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको पेपर वगैरह में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या होती है, तो एडवर्टाइजमेंट प्रमोटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोर्स। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि भाई कोई भी एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, अपने इंस्टीट्यूट और कोर्स के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, ताकि लोग जो है आसानी से वहां पर आकर एडमिशन ले लें। ठीक है, तो एन एडमिशन एडवर्टाइजमेंट बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे आपने देखा होगा भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देती है ना भाई, जब वहां पर वैकेंसी निकलती है, या कह सकते हैं वहां पर जब कोई कोर्सेज नए आते हैं या और सारी चीज आती है, तो आप देखेंगे जो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, मैगजीन एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो हाई क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट एम्ड एट ए स्पेसिफिक ऑडियंस। तो ये जो होती है मैगजीन वाली, वो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाई जाती है। जैसे ए लग्जरी वॉच एडवर्टाइजमेंट इन लाइफस्टाइल मैगजीन, जैसे आप देखेंगे ना जो बड़ी महंगी घड़ियां वगैरह होती हैं वो आपको मैगजीन वगैरह में देखने को मिलती है। वो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होती है, क्योंकि उनको पता है भाई मैगजीन वगैरह जो होते हैं वो बड़े लोग खरीदते हैं, तो इसलिए जो भी उनसे रिलेटेड चीजें होती हैं बड़े लोगों से, ठीक है ना, ज्यादा हाई क्लास लोगों से, तो वैसी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती है मैगजीन एडवर्टाइजमेंट के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एडवर्टाइजमेंट, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए रीच ए लार्ज ऑडियंस, तो भाई बहुत सारे लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग जो आप देखेंगे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन जो पढ़ते हैं लोग, उन तक जो है पहुंचने के लिए लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, तो अपने ब्रांड को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप देखते हैं, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट रिकॉग्नाइज द हेल्प पीपल रिमेंबर ब्रांड, यानी आप बार बार अगर जब हर दिन अखबार पढ़ेंगे और हर दिन आपको एक ही प्रकार का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, तो आप क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जनरेट सेल्स एंड बिजनेस ग्रोथ, तो लोग क्या करते हैं भाई, एडवर्टाइजमेंट इसलिए करते हैं ताकि उनकी सेल्स जो है और ज्यादा हो सके, उनका बिजनेस जो है वो उसका एक्सपेंशन हो सके, इसलिए भी आप देखते हैं वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, तो इसमें क्या होती है भाई, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हर एक चीज के बारे में, ठीक है ना, जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उनके बेनिफिट है, डिटेल जानकारी दी जाती है। इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परचेसिंग डिसीजन, तो इससे क्या होता है भाई, कंज्यूमर इन चीजों को देखता है तो वो भी इफेक्ट होता है, पढ़ता है, चीजों को समझता है और उसके बाद अट्रैक्ट होता है कि भाई इस चीज को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो उसको भी पता लग जाता है। ठीक है, तो कंज्यूमर भी भाई अगर देखेगा चीजों को तो इन्फ्लुएंस होगा, हो सकता है खरीद सकता है, तो इस वजह से। हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन विद द पब्लिक, ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक ऐसा मीडियम मिल जाता है जिससे आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है और अपनी सारी डिटेल वहां पर रख देती है, जिससे कंज्यूमर आसानी से जो है किसके तक पहुंच जाए, लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद द पीपल, तो इससे क्या होता है भाई कि कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है लोगों के साथ, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के जरिए। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर कि एडवर्टाइजमेंट इज ए पेड एंड परस्यूसिव फ्रॉम कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मेन यही होता है भाई, इसमें अवेयरनेस फैलानी होती है, एजुकेशन पर्पस होता है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट संबंधी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है, लोगों को अगर सोशल अवेयरनेस फैलानी है वो भी चीजें आ जाती हैं। तो ये आप देखते हैं बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचने के लिए, अपने को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया जाता है न्यूज़पेपर और मैगजीन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है डिस्कस द रोल ऑफ ए सब एडिटर इन न्यूज बिजनेस, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सब एडिटर। तो आपको इसमें बताना है कि जो न्यूज बिजनेस है उसमें सब एडिटर का क्या रोल होता है और एक सब एडिटर के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये भी आपको इस आंसर में बताना है। ठीक है, तो देखिए ए सब एडिटर इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ ए न्यूज़पेपर और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। तो एक न्यूज़पेपर और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे सब एडिटर का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे एडिट, ऑर्गेनाइज एंड इंप्रूव न्यूज रिपोर्ट बिफोर पब्लिकेशन, यानी जो भी न्यूज छपने वाली होती है उससे पहले आप देखेंगे जो सब एडिटर होता है वो न्यूज को एडिट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और उसको इंप्रूव करके देता है, ठीक है, ताकि सही खबर जो है लोगों तक पहुंच सके। एक्टिंग एज ए लिंक बिटवीन रिपोर्टर्स एंड रीडर, ए सब एडिटर इंश्योर द न्यूज इज एक्यूरेट, क्लियर एंड फ्री फ्रॉम एरर। ठीक है, तो जो भी रिपोर्टर न्यूज लेकर आते हैं रीडर के पास पहुंचने से पहले वो उस न्यूज को अच्छे से जांचता है, एक्यूरेट करता है, कोई कमी तो नहीं रह गई, इन सब चीजों को देखता है, उसके बाद पब्लिश उसको करता है। मीनिंग ऑफ सब एडिटर आप समझ ही गए होंगे कि सब एडिटर इज अ जर्नलिस्ट हु एडिट न्यूज रिपोर्ट्स बिफोर पब्लिकेशन, यानी कोई भी न्यूज जो पब्लिश होने वाली होती है पहले उसको वो अच्छे से चेक करता है। तो क्या क्या चेक करता है भाई, न्यूज में फैक्ट सही है, करेक्ट लैंग्वेज है, ठीक है ना, हेडलाइन सही से लिखी गई है, ठीक है, न्यूज जो है वो सही है, क्लियर है, एक्यूरेट है, ठीक है ना, रीडेबल है कि नहीं, तो इन सब चीजों को आप देखेंगे जो है सब एडिटर चेक करता है पब्लिश से पहले।
रोल ऑफ सब एडिटर, तो क्या रोल होता है? तो सबसे पहले एडिटिंग न्यूज रिपोर्टर, तो वो क्या करता है भाई? ग्रामर हो गई, स्पेलिंग हो गई, और जो भी इंप्रूव हो सकती है, क्लियरिटी आ सकती है न्यूज में, वो सारे काम आप देखेंगे एडिटिंग के जरिए सब एडिटर करता है। फैक्ट चेकिंग करता है, तो वेरीफाई करता है भाई जो नाम है, डेट है, प्लेस है, और जो फिगर है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है न्यूज में, ठीक है। उसके बाद राइटिंग हेडलाइंस, क्रिएट अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल हेडलाइंस बनाता है वो न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। राइटिंग कैप्शन, प्रिपेयर कैप्शन फॉर फोटो एंड सब हेडिंग फॉर स्टोरी, ठीक है। तो कैप्शन अच्छे से बनाता है, चाहे वो फोटो हो, चाहे हेडिंग बनानी हो, चाहे स्टोरी बनानी हो, तो उसमें कैप्शन बड़े अच्छे से आप देखें एडिटर लगाते हैं। लीगल एंड एथिकल चेकिंग, ठीक है ना, तो इंश्योर करते हैं भाई कि न्यूज जो है वो बिल्कुल ठीक है ना, कोई वॉयलेट तो नहीं कर रही है, ठीक है ना, कोई गलत चीज तो नहीं छपी, इससे कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, कानून के हिसाब से तो है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है भाई किसी एथिक्स को प्रॉब्लम हो जाए बाद में, ठीक है ना, कोई समस्याएं आ जाए, तो उन सब चीजों को पहले ही वो क्या करता है? चेक कर लेता है। पेज प्रेजेंटेशन, तो हेल्प अरेंज न्यूज, ठीक है ना, तो जो भी न्यूज बनती है उसमें आप देखते हैं फोटो, हेडलाइन, इन सब चीजों को आप देखते हैं वो अच्छे से अरेंज करता है पेज के अंदर, ठीक है, ताकि न्यूज अच्छे से समझ में आए। मेंटेनिंग एडिटोरियल स्टाइल, ठीक है, तो मेंटेनिंग करता है वो भाई जो भी एडिटोरियल स्टाइल है, फॉलो द न्यूज़पेपर स्टाइल एंड पॉलिसी, तो जो भी भाई न्यूज़पेपर के स्टाइल और पॉलिसी से उनको फॉलो करके ही वो क्या करता है? एडिट करता है न्यूज को। कोऑर्डिनेशन, वर्क विद रिपोर्टर एंड एडिटर फॉर क्लैरिफिकेशन, तो रिपोर्टर के साथ वो काम करता है एडिटर, ताकि जो भी न्यूज है उसमें क्लैरिफिकेशन अच्छे से आ सके, तो वो कोऑर्डिनेशन करता है रिपोर्टर के साथ। न्यूज सिलेक्शन, तो हेल्प करता है, डिसाइड करता है भाई कि कौन सी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और किसको कहां पे पेपर में जगह देनी चाहिए, न्यूज में जगह देनी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी आप देखेंगे एडिटर तय करता है। मीटिंग डेडलाइंस, ठीक है ना, प्रिपेयर करता है न्यूज को क्विकली और एक्यूरेटली बिफोर पब्लिशिंग, कि भाई अच्छे से जो न्यूज बनाई गई है, ठीक है ना, अगर जल्दी चाहिए तो भाई जल्दी न्यूज को तैयार कराया जाता है, ठीक है ना, उसमें एक्यूरेसी रखी जाती है कि भाई बिल्कुल सही हो, और जिस टाइम पब्लिकेशन के लिए रखा गया उस टाइम तक वो पब्लिश हो सके, तो ये सारी चीजें भी आप देखेंगे तय करता है सब एडिटर, ठीक है। क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक सब एडिटर के अंदर? तो एक्सीलेंट लैंग्वेज स्किल, ठीक है ना, तो एक सब एडिटर के अंदर भाई लैंग्वेज स्किल अच्छी होनी चाहिए। गुड सब एडिटर शुड हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर लैंग्वेज, हो गई ग्रामर, हो गई वोकैबुलरी, हो गई और राइटिंग स्टाइल हो गया, ये बिल्कुल अच्छा होना चाहिए एक सब एडिटर का, ठीक है। एक्यूरेसी, दे मस्ट बी केयरफुल एंड डिटेल ओरिएंटेड टू अवॉइड मिस्टेक, ठीक है, तो उसे केयरफुली हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, मिस्टेक्स को वो अवॉइड करे, गलतियां ना हो भाई न्यूज में, ये ध्यान रखना। न्यूज सेंस, ठीक है ना, तो एक सब एडिटर को भाई अंडरस्टैंड होना चाहिए इंपॉर्टेंस किसका, कोई भी एक न्यूज है, ठीक है ना, उसकी क्या वैल्यू है, क्या क्या डिफरेंट है, नई नई स्टोरियां हैं, तो इन सब चीजों के बारे में उसे समझ होनी चाहिए कि भाई क्या जो है आज के टाइम में लोगों का इंटरेस्ट है, तो इन सब चीजों का सेंस होना चाहिए कि भाई कौन सी न्यूज क्या है और किस न्यूज को क्या महत्व दिया जाना चाहिए, तो ये सारी नॉलेज भी आप देखते हैं, न्यूज सेंस जो होना चाहिए एडिटर के अंदर, ठीक है ना, उसको समझ होनी चाहिए न्यूज की। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी स्किल आर नीडेड फॉर राइटिंग इफेक्टिव हेडलाइंस एंड प्रेजेंटिंग स्टोरी अट्रैक्टिव, तो भाई क्रिएटिविटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि भाई जो भी वो हेडलाइन बना रहा है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो, लोग उसको देखकर अट्रैक्ट हो, ठीक है, और प्रेजेंट उसका जो होना चाहिए वो अट्रैक्टिवली होना चाहिए कि भाई जो भी स्टोरी हो वो ऐसे प्रेजेंट करे कि लोग जो है उसको बड़े ध्यान से देखें, समझें और सुने, ठीक है, या फिर पढ़ें। जनरल नॉलेज होनी चाहिए, तो वाइड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, तो जो भी न्यूज एडिटर है उसको करंट अफेयर्स अच्छे से आना चाहिए, पॉलिटिक्स की इसको समझ होनी चाहिए, इसको इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए, स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, लोगों के कल्चर के बारे में उसको समझ होनी चाहिए, तो इससे क्या होता है जो एडिटिंग होती है वो ज्यादा आसान हो जाती है और एक्यूरेटली यानी बहुत अच्छे तरीके से जो है एक न्यूज एडिटर काम कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए उसकी जनरल नॉलेज भी जो है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और एनालिस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, एक गुड सब एडिटर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना, इनकॉन्सिस्टेंसी, यानी उसको अच्छे से जो भी ग्राफिक प्रेजेंटेशन है वो आना चाहिए, ठीक है ना, एरर नहीं होने चाहिए और गैप्स इन द इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो वगैरह होती है वो अच्छी होनी चाहिए, कितना गैप रखना है, किस टाइम पे कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, ये सारी नॉलेज जो है होनी चाहिए एक सब एडिटर के अंदर, ठीक है। इम्पेरिटिलिटी, दे मस्ट रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड अवॉइड पर्सनल बायस वाइल एडिटिंग न्यूज, ठीक है ना, तो वो उसको क्या होना चाहिए भाई, इम्पेरिटिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, यानी वो कोई भी न्यूज जो एडिट कर रहा है या बना रहा है उसकी समझ उससे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसे अपने पर्सनल बायस नहीं रखने चाहिए, अपनी जो उसकी समझ है या जो अपनी उसकी आइडियोलॉजी है उसको न्यूज पे नहीं थोपना चाहिए, ठीक है, जो सही चीज है उसको दिखाना चाहिए, ठीक है ना, तभी एक अच्छा जो है आप एडिटोरियल या एक अच्छी न्यूज जो है एडिट बना सकते कर सकते हैं।
टाइम मैनेजमेंट टू एबिलिटी टू वर्क क्विकली अंडर प्रेशर, ठीक है, तो उसके अंदर ये भी होना चाहिए भाई कि अगर अंडर प्रेशर काम करना है वो भी कर सके। एसेंशियल इन जर्नलिज्म, क्योंकि भाई ये चीज जरूरी होती है जर्नलिज्म के अंदर, क्योंकि वर्क का प्रेशर ज्यादा होता है, कई बार काम जल्दी करना पड़ता है, तो उसे टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए भाई, किस तरह से कैसे काम करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो गुड कम्युनिकेशन हेल्प इन द कोऑर्डिनेटिंग विद रिपोर्टर्स, एडिटर्स एंड डिजाइनर, ठीक है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके, जो उसके रिपोर्टर हैं, ठीक है, या उसके जो सीनियर एडिटर हैं या जो भी डिजाइनर है वो उससे अच्छा कोऑर्डिनेट कर सके, तो अच्छे से वो न्यूज को और ज्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी आज के जमाने में इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न सब एडिटर शुड बी फैमिलियर, उसे कंप्यूटर एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिजिटल पब्लिशिंग टूल्स जो है यूज करने आने चाहिए, ठीक है, तो आज के एडिटर के लिए ये जो नॉलेज है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सब एडिटर, तो जो सब एडिटर होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या आज के टाइम में, तो क्या काम होता है भाई इसका, इंश्योर एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज, क्योंकि भाई जो सब एडिटर होता है वो जो भी न्यूज देता है उसकी क्या होती है भाई, एक्यूरेसी होती है और उसकी क्रेडिबिलिटी होती है उससे जुड़ी हुई, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंस है भाई कि सब एडिटर जब भी न्यूज छापे तो क्या करे वो फैक्ट को अच्छे से चेक करे, सोर्स अच्छे से देख ले, इंश्योर कर ले कि भाई न्यूज जो है एक्यूरेट है या रिलायबल है क्या नहीं, ठीक है, तो इसलिए भाई ये सबसे पहले जरूरत होती है सब एडिटर के लिए कि भाई वो इंश्योर करे कि जो भी न्यूज है वो बिल्कुल सही है और अच्छी है। improves readability and presentation, तो सब एडिटर एडिट हेडलाइंस, रीराइट स्टोरीज एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट टू मेक क्लियर कॉन्सेंस एंड रीडर फ्रेंडली, यानी जो भी न्यूज लिखी जा रही है वो ऐसा होना चाहिए कि भाई जो भी उसको पढ़े उसे आसानी से समझ में आए, रीडेबल होना चाहिए, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, और रीडर फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि भाई रीडर उसको पढ़े समझ में आए और वो और अच्छे से उसको देख सके, ठीक है, यानी समझ सकेगा, अगर अच्छे से समझेगा तो पूरी न्यूज पढ़ेगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो उसको छोड़ देगा, इसलिए अच्छा होना चाहिए, अच्छी रीडेबिलिटी जो होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए न्यूज लिखते समय। मेंटेन्स एडिटोरियल स्टैंडर्ड, ठीक है, तो सब एडिटर इंश्योर दैट कंटेंट फॉलो द पब्लिकेशन स्टाइल, टोन, इथिक एंड एडिटोरियल पॉलिसी, तो भाई जो भी एडिटोरियल पॉलिसीज होती हैं, जिस तरह से न्यूज लिखी जाती है, जो उनका एक वे होता है लिखने का, जो स्टाइल होता है, ठीक है, जो उनका तरीका है पहले से जो लिखा आ रहा है उस तरह से ही जो अटैच करके न्यूज को लिखना चाहिए, ठीक है, तो ये क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए जब भी एडिटोरियल जो आप देखते हैं जो एडिट किया जाता है, ठीक है, तो मेंटेन करना चाहिए इसको एडिटोरियल स्टैंडर्ड। प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लीगल इशू, ठीक है, तो उसे चेक करना चाहिए भाई कि जो भी न्यूज छाप रहा है वो न्यूज उसकी है, अच्छी है, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि भाई कोई डिफेमेशन हो जाए, ठीक है ना, गलत जानकारी दे दी जाए तो उससे क्या होगा भाई, दूसरे को हर्ट होगा तो वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर डिफेमेशन भी कर सकता है, कॉपीराइट लगा सकता है, ठीक है, या बहुत सारे लीगल कंसर्न भी हो सकते हैं, तो इन सब चीजों से बचने के लिए एडिटर को पहले से क्या होना चाहिए भाई, इन सब चीजों की बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई कोई लीगल इशू ना हो जाए, ठीक है ना, कोई समस्या ना हो जाए, इस तरह से जो है उसे अपना जो भी न्यूज है वो एडिट करनी चाहिए, ठीक है। इनहेंस रीडर सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट, ठीक है, तो अगर वेल एडिट एरर फ्री एडिट किया जाएगा, अच्छे से जो है न्यूज को लिखा जाएगा, तो इससे क्या होगा भाई, रीडर का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना, और वो क्या करता है भाई, जो भी न्यूज होती है उसको सही समझता है और हमेशा उस न्यूज को ही आप देखेंगे वो पढ़ेगा, ठीक है, और इससे क्या होगा भाई, रीडर का जो है सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा और जो न्यूज है उसका ट्रस्ट भी लोगों पर बढ़ेगा, तो न्यूज भी जो होगी वो ज्यादा बेटर समझ में आएगी लोगों को और लोग क्या करेंगे भाई, उस न्यूज को ज्यादा देखेंगे भी, सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी, ठीक है, तो ट्रस्ट जरूरी हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए भाई ये सब एडिटर की इंपॉर्टेंस है, तो एक सब एडिटर को इन सब चीजों पर जो है ध्यान देना चाहिए न्यूज एडिट करते टाइम, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सब एडिटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडिटिंग, ठीक है ना, तो उसे क्या करना चाहिए भाई, रिपोर्ट, चेकिंग फैक्ट, राइटिंग हेडलाइन अच्छे से, प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी आनी चाहिए, एक्यूरेटली होनी चाहिए, ठीक है ना, जो भी बिहाइंड काम होता है न्यूज को छापने से, पब्लिश करने से पहले, तो वो सारी चीजें अच्छे से जो चेक करने का काम, ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज करने का काम जो होता है वो एडिटर का होता है, ठीक है, तो इसलिए सब एडिटर जो होता है भाई, आप कह सकते हैं कि किसी भी न्यूज की जो होता है वो बैकबोन होता है, ठीक है, क्योंकि वही जो है एक सच्ची न्यूज जो है लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ साइट फाउंड ऑन द वेब, हाउ इज रीडिंग ऑन द वेब डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग बुक एंड न्यूज़पेपर, व्हिच डू यू प्रेफर एंड व्हाई, ठीक है, तो देखिए आजकल सारी जानकारी आपको जो है वो नेट पर मिल जाती है, किसके जरिए, वेब के जरिए, ठीक है, और ऐसी जानकारी पहले आप कहां से लेते थे, बुक से लेते थे, तो आपको ये बताना है भाई कि डिफरेंस क्या है वेब में और जो बुक्स में,
और कौन सी बेटर है ये भी आपको इस आंसर में बताना है। ठीक है, तो द वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो आज के टाइम में आप देखेंगे हर एक चीज जो है व्यक्ति नेट पर ही सर्च करता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो गई, किसी से बात करना हो गया, एजुकेशन हो गई, ठीक है, या एंटरटेनमेंट करना हो गया, तो सबके लिए आजकल जो है हर एक व्यक्ति नेट पर डिपेंड है, और वो जो नेट चलता है वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब से चलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड एक्सेस मिलियन ऑफ वेबसाइट, तो आपको मिलियन ऑफ वेबसाइट मिल जाएंगे भाई नेट पर, एंड हैज चेंज द वे ऑफ पीपल रीड, लर्न एंड शेयर इंफॉर्मेशन। और इसने क्या किया भाई, आज के टाइम में लोगों के पढ़ने का, ठीक है ना, और समझने का और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का नजरिया ही जो है वो बदल दिया है। डिफरेंट काइंड ऑफ साइट फाउंड ऑन द वेब, बहुत सारी आपको साइट मिल जाएंगी अगर आप देखेंगे वेब पर। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सम ऑफ मेजर काइंड्स आर, आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आपके आ गई एजुकेशनल वेबसाइट। दिस वेबसाइट प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल, कोर्स, ट्यूटोरियल एंड एकेडमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो गई, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी हो गई। तो एजुकेशन वेबसाइट आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी जिसने पढ़ना और सीखना आसान बना दिया है। न्यूज वेबसाइट आपको देखने को मिलती है, तो दिस वेबसाइट प्रोवाइड करती है आपको करंट अफेयर हो गया, आर्टिकल हो गए, ठीक है ना, विश्व में, पूरे देश में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें आपको न्यूज वेबसाइट से पता लग जाती हैं। ठीक है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर और बहुत सारे न्यूज पोर्टल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आता है ई कॉमर्स वेबसाइट आपको देखने को मिलती है, तो दिस वेबसाइट अलाउ यूजर बाय और सेल, अपने प्रोडक्ट को वो खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो बहुत सारी ऑनलाइन आपको और शॉप वगैरह देखने को मिल जाती है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आपको देखने को मिलती है, तो ये वेबसाइट क्या करती है भाई, आपको लोगों से कनेक्ट करती है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने थॉट और अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं, लोगों से चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ये सारी बहुत सारी आप देखते हैं। सोशल एंटरटेनमेंट बहुत सारी वेबसाइट है, तो दिस वेबसाइट प्रोवाइड मूवी, म्यूजिक, गेम, वीडियो और अदर बहुत सारे एंटरटेनमेंट के जो चीजें हैं आपको एंटरटेनमेंट जो वेबसाइट है वहां से मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें आप गेम कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको वेबसाइट पे आज के टाइम में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, फिर आती है आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट आपको देखने को मिलती है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज, पब्लिक सर्विसेज, ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो आजकल आप देखते हैं गवर्नमेंट ने भी अपनी वेबसाइट बना रखी है, सारे काम गवर्नमेंट के यहाँ पर होते हैं, तो सारी जानकारी आप पब्लिक की क्या सर्विसेज हैं, क्या पॉलिसीज हैं, और गवर्नमेंट ने कौन सी नई नोटिफिकेशन निकाली, तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, फिर आता है बिजनेस एंड कॉर्पोरेट वेबसाइट। ठीक है ना, तो कंपनी जो है उन्होंने वेबसाइट दे रखी है भाई, उनके कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन सी सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पर्सनल ब्लॉग्स एंड वेबसाइट भी आपको देखने को मिलती है भाई, एक इंडिविजुअल जो अपने खुद का ब्लॉग तैयार करता है, अपने ओपिनियन हो गया, एक्सपीरियंस हो गए, नॉलेज हो गई, वो लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी वेबसाइट आपको देखने को मिलती है। सर्च इंजन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो दिस वेबसाइट हेल्प यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल द इंटरनेट, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गई, तो ये सर्च इंजन है भाई, आपको कोई भी जानकारी इकट्ठा करनी है तो आप क्या करेंगे, सर्च इंजन में कीवर्ड डाल देंगे, उसके बाद उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये भी आपको नेट पे देखने को मिलता है, वेब पे देखने को मिलता है। डिस्कशन फोरम एंड कम्युनिटी साइट, तो बहुत सारी आपको डिस्कशन और फॉर्म और कम्युनिटी साइट मिल जाएंगी। तो ये वेबसाइट क्या करती है, पीपल को डिस्कस, अलग टॉपिक हो गए, अपने क्वेश्चन करने हो गए, अपने आइडिया शेयर करने हो गए, तो ऐसी बहुत सारे आपको कम्युनिटी फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाती है वेबसाइट के तौर पर, जहां पर अपने विचारों को रख सकते हैं और दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी आपको वेबसाइट देखने को मिलती है। डिफरेंट बिटवीन रीडिंग एंड वेब एंड रीडिंग बुक न्यूज़पेपर, तो भाई डिफरेंस क्या है, वेब पर पढ़ना और बुक और न्यूज़पेपर को पढ़ना किस तरह से डिफरेंस है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड इंस्टेंटली, तो इसमें आप देखते हैं दिन प्रतिदिन जो है या टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर जो है न्यूज में, इंफॉर्मेशन में अपडेट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं जब आप बुक और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये इंफॉर्मेशन फिक्स्ड होती है, वंस पब्लिक, यानी जब ये पब्लिश हो गया उससे पहले की ही जानकारी आपको पढ़ने को इसमें मिलती है। रीडर क्या कर सकता है भाई, मल्टीमीडिया एक्सेस कर सकता है, वीडियो, ऑडियो और इमेज सब देख सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे ज्यादातर आपको टेक्स्ट और इमेज ही देखने को मिलेगी। ठीक है, बुक के अंदर हाइपरलिंक एलो इजी नेविगेशन टू रिलेटेड कंटेंट। ठीक है, आपको हाइपरलिंक्स मिल जाते हैं, यानी आपको कोई भी ऐसी जानकारी, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही, तो उसमें हाइपरलिंक लगा के आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण जानकारी आप आसानी से निकाल सकते हैं। रीडिंग इज यूजुअली लाइनर एंड सेक्वेंशियल, ठीक है ना, सेक्वेंशनल होता है, यानी इसके अंदर आप देखते हैं भाई लाइन वाइज लाइन जो चीजें लिखी हुई हैं उसी को ही आप समझ सकते हैं, अलग जानकारी आपको नहीं मिलती है। ठीक है,
इंफॉर्मेशन इन अवेलेबल एनी टाइम एंड एनीवेयर विद द इंटरनेट एक्सेस। तो आप कहीं भी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो, आप एक जगह बैठे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहां पर आपको भाई फिजिकल कॉपी की जरूरत होती है, तभी आपको कोई जानकारी मिलेगी, ठीक है। सर्च फंक्शन हेल्प काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली, ठीक है ना। आप सर्च करें किसी भी चीज के फंक्शन के ऊपर, कोई भी चीज की नॉलेज के ऊपर, आपको तुरंत जो है आप देखते हैं क्विकली जानकारी मिल जाती है। इंफॉर्मेशन बस बी लोकेटेड मैन्युअली, और इसमें क्या होता है भाई, पूरी की पूरी मैन्युअली होती है, ठीक है ना। आपको जो चीज चाहिए आपको मैन्युअली चेक करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खुद मैन्युअली उस चीज को निकालना पड़ता है, ठीक है। कैन समटाइम्स बी डिस्ट्रैक्टिंग बिकॉज ऑफ एड्स एंड नोटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं भाई, कभी एड्स आएगी कभी नोटिफिकेशन आएगी, तो वहाँ पे आपको जो जानकारी जब ले रहे होते हैं तो कई बार डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। जनरली ऑफर मोर फोकस रीडिंग, यहाँ पर क्या होता है भाई, आप फोकस रहते हैं एक चीज पे, आसानी से उसको समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखते हैं थोड़ा आपको कम जो है डिस्ट्रैक्टिंग होती है, डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से जो भी चीज जानना चाहते हैं, जो रिलेटेड चीज उसमें लिखी हुई है, पूरी जानकारी आसानी से आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस है। एडवांटेज ऑफ रीडिंग ऑन द वेब, तो एडवांटेज क्या है भाई, अगर आप वेब पे पढ़ रहे हैं तो क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी। वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे बड़े पैमाने पर, ठीक है। इंटरेक्टिव एंड मल्टीमीडिया कंटेंट मिलते हैं आपको, आप शेयर कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, और रियल टाइम में वो चीजें अपडेट भी होती रहती हैं, तो ये सारे फायदे आपको वेब पर मिलते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर, वहीं आप न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बेटर, आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन मिल जाता है, यानी अच्छे से आप किसी भी बेटर तरीके से किसी चीज को भी सीख सकते हैं, ठीक है। लेस डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कंफर्टेबल होता है, ठीक है ना। आप लंबे समय तक चाहें तो चीजों को पढ़ सकते हैं। नो नीड फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती आपको यहाँ पर। रिलायबल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन, तो अच्छे से रिलायबल होता है और अच्छे से चीजों को जो है इसमें लिखा गया होता है, और समझना जो होता है थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द वेब प्रोवाइड मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट फॉर एजुकेशन, न्यूज, बिजनेस, एंटरटेनमेंट एंड सोशल नेटवर्किंग। तो भाई वेब आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अगर आपको भाई एजुकेशन, न्यूज या बिजनेस रिलेटेड चाहिए चाहिए तो वो मिल जाएगी, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चाहिए वो चीज मिल जाएगी, आपको सोशल नेटवर्किंग संबंधित चीज चाहिए तो ये सारी चीजें आपको वेब पर मिल जाती है, ठीक है। और वेब से पढ़ना भी आप देखते हैं बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो गया, आसान हो गया है, ठीक है ना। आप कोई भी चीज गूगल सर्च इंजन पर डाल सकते हैं, किसी भी सर्च इंजन पर डालते हैं तो आपको सारी जानकारी उससे प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भाई कि दोस्त बोथ वेब रीडिंग, यानी जो हम वेब रीडिंग कर रहे हैं आज के टाइम में, जो हमारी ट्रेडिशनल रीडिंग होती थी, जो हम बुक से रीडिंग करते थे, दोनों का जो है अपना इंपॉर्टेंस है आज की मॉडर्न लाइफ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट कॉन्टेम्प्रेरी लिव, यानी कॉन्टेम्प्रेरी लिव यानी आजकल के टाइम पे लोगों के जीवन में इंटरनेट का क्या इंपैक्ट पड़ा है, ये आपको एक ईमेल के जरिए अपने दोस्त को बताना है, ठीक है। तो ये देखिए ईमेल जो होता है इस तरह से होता है आपका, ठीक है ना। तो जब आप कंपोज करते हैं ईमेल तो उसमें आपको सबसे पहले ईमेल आईडी अपने दोस्त की लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर पे, जैसे इसमें दिया हुआ है इंपैक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन कंटेम्प्रेरी लाइफ, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद इसके बारे में आपको अपने दोस्त को बताना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर आपको बताना है कि भाई इंपैक्ट क्या पड़ा है आज के लाइफ में, लोगों की लाइफ में इंटरनेट का। तो डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड राइटिंग दिस ईमेल टू शेयर योर थॉट्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन आवर कंटेम्प्रेरी लाइफ, ठीक है। तो आजकल के जीवन में लोगों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंटरनेट का, वो आपको बताना है। तो आप इसमें बताएंगे द इंटरनेट बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ, तो डेली लाइफ का भाई पार्ट बन चुका है। आजकल हम हर एक काम, चाहे पढ़ना हो गया हो, शॉपिंग करना हो गया, या कोई भी काम करना हो, एंटरटेनमेंट करना हो गया, सारा काम हम इंटरनेट से ही करते हैं। जिसमें आप ईमेल कर, किसी को जानकारी देनी है ईमेल, ठीक है। सोशल मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए या अपने थॉट को रखने के लिए, ठीक है। वीडियो कॉल करते हैं भाई एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, ठीक है। तो इससे आप देखते हैं कि लोग जो है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से आज के टाइम में कनेक्ट हो पाए हैं। तो इन दिस फील्ड एजुकेशन द इंटरनेट प्रोवाइड एक्सेस ऑनलाइन, एजुकेशन बहुत आसान हो गई। आप देखते हैं इंटरनेट पे बहुत सारे आपको एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारी आपको ई बुक मिल जाती है। तो इससे क्या हुआ, बच्चों को पढ़ना आसान हो गया, उनकी स्किल अच्छी हुई है, नॉलेज काफी अच्छी बढ़ रही है, ठीक है। तो और आप देखते हैं भाई जो प्रोफेशनल है वो भी क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है भाई कि उनका जो काम होता है वो आसान हो गया। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल गए उनको, ठीक है ना, वो कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ही बहुत सारे लोग जो आप देख रहे हैं आजकल काम कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरनेट हैज ऑल्सो रियलाइज्ड बिजनेस एंड ई कॉमर्स, तो आज देखते हैं आजकल कॉमर्स और आपकी जो बिजनेस है
और जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। तो जो भी आपको सामान चाहिए वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ला सकते हैं। आपको अगर कहीं पेमेंट करनी है, आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं ई बैंकिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, काफी आसान हो गया है, ठीक है। आपको न्यूज और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो आपको इंस्टेंट मिल जाती है इंटरनेट के जरिए, ठीक है। तो काफी इंपैक्ट पड़ रहा है, आप देख रहे हैं आज के टाइम में लोगों का इंटरनेट के ऊपर। और क्या कर दिया, however excess use the internet can use some negative effect। हाँ, तो आप कह सकते हैं भाई इतने सारे हमने पॉजिटिव इफेक्ट देख लिए, इंटरनेट के काफी पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यानी कि बहुत सारा प्रॉब्लम है इस टाइम, साइबर क्राइम आपको देखने को मिलता है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जो है कॉमन कंसर्न भी देखने को मिलता है लोगों का, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एडिक्शन आपको देखने को मिलता है, लोग एडिक्ट हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। और ज्यादातर टाइम जो है वो किस पे बिताते हैं, इंटरनेट पे बिताते हैं, तो स्क्रीन पर बिताते हैं या मोबाइल पे, तो इससे उनकी तबीयत वगैरह भी खराब हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। हाँ, अगर आप अच्छे से वाइजली तरीके से अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भाई कंक्लूजन में कि इंटर हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड योर क्वालिटी टू मॉडर्न लाइफ। तो भाई आज की जो लाइफ है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए भाई इंटरनेट का जरूरत है, उसके बगैर तो कोई रह नहीं सकता भाई। चाहे आपको कम्युनिकेशन करनी हो, एजुकेशन चाहिए हो या बिजनेस, इन सब चीजों में भाई इंटरनेट आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। हर एक काम में अब जो है इंटरनेट का यूज होता है, एजुकेशन से लेके भाई बैंकिंग से लेके, ठीक है ना, सामान मंगाने से लेके हर चीज में आप देखते हैं इंटरनेट इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए भाई इसके बगैर तो कोई रह से नहीं सकता। वेल इट सम ड्रॉबैक, तो आप देखते हैं भाई इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, कमियां भी हैं, लेकिन साथ साथ भाई इसके आप देखते हैं बेनिफिट जो ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इंटरनेट का सही से इस्तेमाल करें तो हम ज्यादा बेटर तरीके से जो है चीजों को समझ सकते हैं और ज्यादा इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिख देनी है, जो भी आपका टॉपिक होगा इसी तरह से, ठीक है। और फिर आप लिख देंगे बाद में भाई प्लीज शेयर योर व्यू ऑन दिस टॉपिक, कि भाई अगर आपका भी इस टॉपिक पे कोई व्यू है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। और आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, ठीक है ना। तो आप जो भी लिखना चाहें मुझे लिखें, मैं भी समझना चाहूंगा भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और उसके बाद यू आर लविंग, उसके बाद अपना नाम लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे, आप सेंड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ईमेल जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ना एक टॉपिक पे आती है, तो जो भी टॉपिक आएगा इस तरह से आपको जो है लिखना है, ठीक है ना। टू सब्जेक्ट, फिर डियर फ्रेंड, और फिर ये बॉडी हो जाएगी, और फिर लास्ट में ये क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, डू यू वॉच पैनल डिस्कशन एंड एनालिसिस प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। क्या आप पैनल डिस्कशन और एनालिसिस जो प्रोग्राम होते हैं वो टेलीविजन पर देखते हैं? तो विच वन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। तो इनमें से कौन सा जो है आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये भी आपको इस आंसर में बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिए, यस आई वॉच पैनल डिस्कशन एंड एनालिसिस प्रोग्राम ऑन टेलीविजन बिकॉज दे हेल्प व्यूअर अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट इशू इन डिटेल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भाई आंसर में मुझे पसंद है, मैं पैनल डिस्कशन के प्रोग्राम भी देखता हूं और जो आपके एनालिसिस प्रोग्राम होते हैं वो भी देखता हूं। क्यों? क्योंकि भाई इससे हमें इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिटेल में जानकारियां जो हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो देखिए दिस प्रोग्राम इनवाइट, तो इन प्रोग्राम में आप देखेंगे एक्सपर्ट्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं और स्कॉलर होते हैं, और जो भी करंट टॉपिक चल रहा होता है उस पे डिस्कशन होता है। तो इतने सारे आप देखते हैं जो एक्सपर्ट लोग होते हैं अलग अलग फील्डों के, उनको बुलाया जाता है और किसी भी एक टॉपिक पे डिस्कशन की जाती है। तो इससे बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। दे आर यूजफुल बिकॉज दे प्रेजेंट डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम इशू, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल होता है क्योंकि भाई एक ही जो सेम इशू होता है उस पे आपको अलग अलग लोगों के ओपिनियन देखने को मिलते हैं, तो आपको उस इशू पर बेटर समझ जो है वो बनती है। मीनिंग ऑफ पैनल डिस्कशन, तो देखिए ए पैनल डिस्कशन इज स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन इन विच ग्रुप ऑफ स्पीकर्स डिस्कस ए पर्टिकुलर टॉपिक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो भाई यहां पर आप देखेंगे जो पैनल डिस्कशन होता है उसमें आप देखेंगे एक मॉडरेटर होता है या यूं कह सकते हैं एक एंकर होता है, और आप देखते हैं अलग अलग स्पीकर्स को जो है बुलाया जाता है, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं भाई, स्टूडियो में बैठते हैं, सामने कुछ जनता होती है, प्लस में टीवी में भी बहुत सारे लोग उनको देख रहे होते हैं। तो किसी भी एक इशू के ऊपर आप देखते हैं, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर जो है यहाँ पर डिस्कशन होती है ऑडियंस के सामने। तो ए मॉडरेटर और एंकर जो होता है वो सारी डिस्कशन को क्या करता है भाई,
वो कंट्रोल करता है, वो क्वेश्चन पूछता है और हर एक स्पीकर को चांस देता है कि वो भाई उस इशू के ऊपर अपनी बातें रख सके। ठीक है, तो इसके की फीचर क्या आपको देखने को मिलते हैं? ग्रुप ऑफ स्पीकर डिस्कस ए टॉपिक, तो भाई बहुत सारे जो ग्रुप में लोग आए होते हैं वो किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। मॉडरेट एंकर लीड्स द डिस्कशन, तो जो मॉडरेटर होता है, एंकर होता है, वो लीड करता है उस डिस्कशन को। ठीक है, क्वेश्चन आर आस्क्ड टू गाइड द डिस्कशन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है और जो भी एंकर होता है और क्या कहता है भाई, और बताता है कि भाई गाइड करता है डिस्कशन को किस तरह से भाई किसको क्या जवाब देना है, ये एंकर का काम होता है। ईच स्पीकर गेट ए चांस टू एक्सप्रेस देयर व्यू, तो हर एक स्पीकर को क्या भाई चांस दिया जाता है बराबर कि वो अपने व्यू जो है उन टॉपिक्स पर रख सके। ठीक है, ऑडियंस लिसन एंड गेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो ऑडियंस भी क्या होती है भाई, सुनती है और अलग अलग पर्सपेक्टिव से किसी चीज को समझने का जो है वो काम करती है ऑडियंस। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ पैनल डिस्कशन, तो कौन सी इंपोर्टेंस होती है पैनल डिस्कशन में आप देख सकते हैं, तो प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट इशू, तो जो भी इशू चल रहा होता है उस पर आपको क्या मिलती है भाई, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इनके जरिए। प्रेजेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यू पॉइंट से चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, हेल्प व्यूअर फ्रॉम देयर ओन ओपिनियन, तो जो व्यूअर देख रहे होते हैं, ठीक है, इनकी बातों से वो भी अपने ओपिनियन कुछ बना सकते हैं। इनकरेज पब्लिक डिबेट और अवेयरनेस, तो इससे क्या होती है भाई, पब्लिक डिबेट जो होती है वो उभर कर आती है कि भाई पब्लिक में लोग बात करते हैं किसी चीज पे, अवेयरनेस आती है, लोग समझते हैं चीज को, जागरूक होते हैं। एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन सिंगल लैंग्वेज, तो सिंपल लैंग्वेज, तो आप देख सकते हैं भाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते, वो यहाँ पर आप देखते हैं सिंपल लैंग्वेज में जो है डिस्कस होते हैं तो लोगों को समझ में आते हैं। प्रमोट डेमोक्रेटिक डिस्कशन, तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कशन चलती है, सबको चांस दिया जाता है, हर कोई अपनी बात को यहाँ पर रख पाता है। ठीक है, तो पैनल डिस्कशन प्ले ए विटल रोल इन क्रिएटिंग ऑफ इन्फॉर्म सोसाइटी, तो भाई ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, और इसमें आप देखते हैं एक हेल्थी डायलॉग डिस्कशन होता है जिससे लोगों को आइडिया एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एनालिसिस प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, और आपने देखा होंगे बहुत सारे एनालिसिस प्रोग्राम भी होते हैं। ठीक है ना, कोई भी एक मुद्दा होता है उस पर डीप रिसर्च की जाती है, तो ऐसे भी प्रोग्राम आपको टेलीविजन पे देखने को मिलते हैं। तो एनालिसिस प्रोग्राम एक्सप्लेन न्यूज इवेंट इन डेप्थ, ठीक है, तो इसमें जो भी न्यूज होती है उस पर गहराई से जो है बात रखी जाती है। दे डू नॉट एनालाइज रिपोर्ट दैट व्हाट हैपन, तो इसमें ये नहीं बताया जाता भाई क्या हुआ, इसमें न्यूज नहीं जाती क्या हुआ, बल्कि इसमें आप देखेंगे डिस्कशन होता है कि ऐसा क्यों हुआ और कौन से पॉसिबल कारण थे जिनकी वजह से ये हुआ और क्या इफेक्ट इसका पड़ सकता है, तो इन सब चीजों पर आप देखते हैं डीप एनालिसिस किया जाता है इन प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनालिसिस प्रोग्राम में डिस्कस इलेक्शन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, तो इसमें आप देखेंगे इलेक्शन के ऊपर बात होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर बात होती है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या चल रहे हैं करंट में इस पे बात होती है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या है इन पे बात की जाती है, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं भारत के, क्या बातें हो रही हैं, स्पोर्ट्स कैसे चल रहे हैं, एजुकेशन में क्या चीजें हो रही हैं, तो इन सब पर आप देखते हैं डीप एनालिसिस होता है, प्रोग्राम रखे जाते हैं और उन पे अच्छे से गहन अध्ययन किया जाता है, डीप जो है चीजें देखी जाती हैं। प्रोग्राम आई लाइक द मोस्ट, मुझे क्या पसंद है, आप कोई भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं, तो आई लाइक न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम द मोस्ट बिकॉज दे हेल्प मी अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट नेशनल एंड सोशल इशू, तो भाई मुझे जो पसंद है वो एनालिसिस प्रोग्राम ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है भाई, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इशू चल रहे होते हैं देश के अंदर उन पर जो है यहाँ पर डीप डिस्कशन होती है और मुझे बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल जाती है देश विदेश के बारे में, तो इसलिए मेरे लिए ये प्रोग्राम जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ऐसा। तो दिस प्रोग्राम प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपको क्या मिल जाता है भाई यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन मिल जाती है, साथ ही बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई जो भी मुद्दे हैं वो किन वजहों से हैं। ठीक है, और विच इंप्रूव माई नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट करंट अफेयर, तो इससे मेरी नॉलेज इंक्रीज होती है और मुझे इस समय क्या चल रहा है पूरे देश दुनिया में वो भी पता लग जाता है, तो इसलिए प्रोग्राम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन फॉर लाइकिंग इट, तो क्यों मुझे पसंद है, तो भाई इसलिए पसंद है कि यहाँ पर आप देखते हैं जो भी पैनल डिस्कशन होता है वो मुझे क्या करता है भाई, चीजें बहुत सारी चीजें बताता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप देखेंगे क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, यानी क्यों लोग पसंद करते हैं, चाहे वो आप देख लें डीप एनालिसिस डिस्कशन हो गए, पैनल डिस्कशन हो गए, क्यों लोग पसंद करते हैं इन्हें। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होता है क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, यानी ये प्रोग्राम क्या करते हैं भाई, कंप्लीटली जो भी इशू होते हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन, तो आपको क्या इसमें भाई अलग अलग स्पीकर होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो अलग अलग चीजें जो है आपको बताते हैं, तो आपकी उस इशू पे जो है समझ और ज्यादा अच्छी होती है। एक्सपर्ट नॉलेज, तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं भाई वो एक्सपर्ट होते हैं, वो डाटा देते हैं, फैक्ट बताते हैं। ठीक है, और उन्होंने इन सब चीजों को डीपली देखा होता है, ठीक है, समझा होता है, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो इसलिए जो डिस्कशन होती है वो ज्यादा
मीनिंगफुल होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। अवेयरनेस, तो दिस प्रोग्राम इज इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं उस पर आप देखते हैं, आपको अवेयरनेस, आपको पता लगता है कि भाई आखिर हो क्या रहा है देश दुनिया के अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग, तो इससे क्या होता है भाई, ये हेल्प करता है व्यूअर को कि भाई वो अच्छे से चीजों को सोच सकें, ठीक है ना, और समझ सकें और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं कि भाई किसी भी चीज के ऊपर वो ब्लाइंडली विश्वास कर लें। क्रिटिकली अगर उसको कुछ गलत लग रहा है तो वो भी जो व्यूअर होता है, देखता है, उसके अंदर वो समझ भी जो है विकसित होती है, ठीक है। फिर आता है आपका लिमिटेशन, कि ये जो भी पैनल डिस्कशन होते हैं ये कई बार आप देखते हैं इनकी कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ समस्याएं हो जाती हैं। तो सम टाइम पैनल डिस्कशन आप देखते हैं नॉइसी हो जाते हैं, स्पीकर इंटरप्ट ईच अदर। तो भाई स्पीकर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं भाई, इंटरप्ट कर लग जाते हैं। भाई किसी को किसी की बात पसंद नहीं आती वो उसको टोकता है, इसकी बात पसंद इसको नहीं आई तो वो उसको टोकता है। तो इसमें कई बार आप देखते हैं जो डिस्कशन होता है वो कई बार आप देखते हैं जो हो जाता है इंटरप्ट हो जाता है। तो सम प्रोग्राम में ऑल्सो बिकम बायस्ड, कई बार आप देखते हैं भाई कई प्रोग्राम जो होते हैं वो बायस्ड होते हैं, ठीक है ना, और सेंसेशनल होते हैं, ठीक है ना। तो सेंसेशनल मुद्दों पे भी कई बार बात होती है तो कई बार समस्याएं आ जाती हैं। तो देयरफॉर व्यूअर शुड वॉच द केयरफुली एंड कंपेयर इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट सोर्सेज। तो भाई जो भी पैनल डिस्कशन या जो भी प्रोग्राम चलते हैं तो व्यूअर इनको देखते तो ठीक है, और इनको समझना भी चाहिए, और बाद में आप क्या करना चाहिए भाई, कंपेयर भी करना चाहिए कि भाई जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है वो सही है या गलत है। तो ये भी एक जरूरी है व्यूअर्स के लिए। तो इसमें क्या होता है आप समझ ही गए होंगे भाई, नॉइसी एंड डिस्परेटिव होती है ये। कई बार स्पीकर आपस में ही बात करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा नॉइसी और अनहेल्दी डिस्कशन यहाँ पर शुरू हो जाती है। बायस, और आपने देख लिखा भाई सेंसेशनलिज्म भी होता है कई बार, ठीक है ना, सेशनल मुद्दों पे बात हो जाती है, ठीक है ना। कई बार बायस वाली बात होती है तो आपस में ये लोग लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कई बार इन पैनल डिस्कशन में। नीड फॉर केयरफुल व्यूइंग, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए भाई, अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है ना, हर एक चीज पर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, अलग अलग तरह से हमें सोर्सेज देख के फिर विश्वास करना चाहिए इनके ऊपर। वेरीफाइंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए भाई, बहुत सारे जो सोर्सेज हैं अन्य सोर्सेज उनसे कंपेयर करके तभी इनके जो ओपिनियन है उनको हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है। तो आप कह सकते हैं पैनल डिस्कशन जो होता है वो हमें क्या करता है भाई, एक वो पैनल डिस्कशन हो गया चाहे एनालिसिस प्रोग्राम हो गए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आज के टाइम। और टेलीविजन जो जर्नलिज्म है इसमें आप देखते हैं आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, एजुकेशन मिलती है, बहुत सारी अवेयरनेस आपको मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप से पूछा गया था भाई आपको क्या पसंद है, तो आप कह सकते हैं भाई कि मुझे एनालिसिस प्रोग्राम ज्यादा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी करंट इशू होते हैं उनमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, जानकारी मुझे अच्छे से मिल जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भाई डिफरेंट ओपिनियन मिल जाते हैं, तो इससे क्या होता है भाई आप अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं, और क्या चल रहा है देश दुनिया में, सोसाइटी में, तो आप बेटर अपना ओपिनियन भी बना पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राइटिंग ए ब्लॉग ऑन बेनिफिट ऑफ डूइंग डिग्री थ्रू एन ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर आपको बताना है कि भाई ओपन यूनिवर्सिटी के क्या बेनिफिट होते हैं, एक ब्लॉग लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं आप ब्लॉग, तो सबसे पहले आपको ब्लॉग में क्या लिखना होता है भाई, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो आप लिखेंगे एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो भाई एजुकेशन जो है आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको पर्सनली डेवलपमेंट करना है अपना या फिर प्रोफेशनली डेवलपमेंट करना है, तो एजुकेशन आज के टाइम में मस्ट है। तो हावेवर नॉट एवरीवन कैन अटेंड रेगुलर कॉलेज, ये भी आपको पता है भाई हर एक व्यक्ति जो है वो रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बहुत सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फैमिली ड्यूटीज होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कुछ को, ठीक है ना, कुछ लोग बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं, कुछ लोगों के पर्सनल रीजन होते हैं जिससे वो भाई एजुकेशन तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, रेगुलर कॉलेज वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे लोगों को भाई एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी कौन देते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी देती है इन लर्नर्स को। दे मेक हायर एजुकेशन, ये यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, हायर एजुकेशन ले सकते हैं, इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो एसेसिएबल होती है, यानी इनकी पहुंच तक होती है। तो ये सारी चीजें आसानी से एक जगह पे मिल जाती हैं, तो वो अपनी एजुकेशन को और बेटर बना पाते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, तो देखिए एन ओपन यूनिवर्सिटी इज इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस, यानी आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं जा सकते हैं तो बिना कॉलेज गए हुए भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस लर्निंग होती है। इसमें आप देखेंगे ऑनलाइन लर्निंग मेथड से आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट डू नॉट नीड अटेंड रेगुलर क्लासेस एवरी डे, तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करने जाना नहीं पड़ता यूनिवर्सिटी के अंदर। दे कैन स्टडी थ्रू प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, तो आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत सारे मिल जाते हैं, उनको आप देख सकते हैं। असाइनमेंट एंड काउंसलिंग
सेशन जो है आप ले सकते हैं चाहे तो जाकर, ठीक है। फ्लेक्सिबल लर्निंग मिल जाती है आपको यहाँ पे। ऑन द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एन ओपन यूनिवर्सिटी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है ना। स्टूडेंट कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर ओन टाइम एंड कन्वेंस, तो जो अभी आपके पास टाइम है, कन्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप समय निकालकर पढ़ सकते हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज एन स्पेशली यूजफुल वर्किंग पीपल, तो वर्किंग पीपल के लिए भाई बहुत आसान है, जो होम मेकर है, ठीक है ना, हाउस वाइफ है, उनके लिए आसान हो जाता है, ठीक है ना। जो रिमोट एरिया में, दूर क्षेत्र में बच्चे रहते हैं, जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, उनको आसानी मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है यहाँ से पढ़ाई करने की, ठीक है। अफोर्डेबल एजुकेशन है ये, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटी आप देखेंगे यूजुअली ऑफर कोर्सेज एट लो फीस, काफी कम फीस में आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर अपनी जो भी पढ़ाई है वो कर सकते हैं रेगुलर कॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस हेल्प स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो ये भाई जो भी डिफरेंट बैकग्राउंड, इन पैसे नहीं है जिनके पास भाई, संसाधनों की कमी है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इन स्टूडेंट्स के लिए ये। कंटिन्यू देयर एजुकेशन विदाउट हैवी फाइनेंशियल प्रेशर, ठीक है, तो उनके ऊपर हैवी फाइनेंशियल प्रेशर भी नहीं पड़ता और ये अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो मेनी पीपल कैन नॉट लीव देयर, जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं भाई जो काम करते हैं, वो अपनी एजुकेशन भी चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, वो फुल टाइम पढ़ाई को दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए ओपन यूनिवर्सिटी क्या करती है भाई, उनको काम के साथ क्या ऐसी जगह दे देती है जहां सर वो क्या कर सकते हैं, अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है भाई, वो अपनी जो रोजगार है, जो अपना जॉब है, वो भी साथ में रखते हैं और प्लस में अपनी जो आगे की पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं। तो दिस हेल्प देम इंप्रूव देयर क्वालिफिकेशन, तो इससे उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाती है और उनको जो है अपने करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आगे मिल जाती हैं, ठीक है। तो बेटर एजुकेशन और बेटर ग्रोथ हो सकती है इनकी, तो ये फायदा मिलता है, ठीक है। और एक्सेस टू हायर एजुकेशन, तो ओपन यूनिवर्सिटी मेड एजुकेशन अवेलेबल पीपल लाइक, जो भाई गांव में रहते हैं, स्मॉल टाउन में रहते हैं, डिस्टेंस एरिया में रहते हैं, तो इनको क्या भाई ग्रेजुएशन करना आसान हो जाता है, यहाँ से आसानी से कर लेते हैं, तो हायर एजुकेशन तक इनकी पहुंच होती है। स्टूडेंट हु कैन नॉट मूव टू बिग सिटीज कैन स्टिल कंप्लीट देयर डिग्री फ्रॉम होम, ठीक है भाई, जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जो शहरों तक नहीं पहुंच सकते, तो इन ओपन यूनिवर्सिटी से आसानी से क्या है, ये अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है इसके अंदर। तो ओपन, जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है, वो एजुकेशन लर्नर कैन स्टडी एट देयर ओन स्पीड, तो भाई आप यहाँ से एजुकेशन या जो भी चीजें सीख सकते हैं वो आप अपने हिसाब से, ठीक है ना, आपको जितना टाइम चाहिए और जितने समय चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई कर सकते हैं। दे कैन रिसीव लेसन, ठीक है, वो अपने लेसन ले सकते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और असाइनमेंट वगैरह जो होते हैं, समय जो एक समय होता है उस समय पे वो अपने असाइनमेंट वगैरह जमा कर सकते हैं, सब कुछ शेड्यूल होता है, पहले से पता होता है, ठीक है। दिस डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, तो इससे क्या होता है भाई, व्यक्ति के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है, अपने से पढ़ाई की इच्छा जागती है और अच्छे से वो खुद से चीजों को समझता है और पढ़ता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट लर्निंग हैबिट, तो उनकी भाई स्वतंत्र रूप से पढ़ने की जो है हैबिट भी जागृत होती है कि भाई वो किसी पे डिपेंड रहते, खुद से अच्छी एजुकेशन लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ कोर्सेज, तो ओपन यूनिवर्सिटीज ऑफर मेनी टाइप ऑफ कोर्सेज, तो आप देखते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर। आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अगर कोई स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम करना चाहे तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ओपन लर्निंग में। स्टूडेंट कैन चूज कोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड करियर गोल, तो भाई जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका करियर गोल है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप भाई, कोर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ओपन यूनिवर्सिटी यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियो लेक्चर एंड ई लर्निंग रिसोर्सेज, तो ये सारी चीजें आप क्या है, डिजिटल लर्निंग के द्वारा सारी चीजें कर सकते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से सीख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर एंड स्टे कनेक्टेड विद द टीचर एंड क्लासमेट, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से बच्चे क्या होते हैं भाई, अच्छे से कनेक्ट रहते हैं, टीचर से, अपने क्लासमेट से भी कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या मिलता है भाई, एक अच्छी जगह मिल जाती है जहां से उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। तो टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अच्छा रोल निभाती है इनके जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं उनको करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए लोगों से, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, तो यहाँ पर आप ओपन यूनिवर्सिटी में आपको सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना, डिफरेंट एजेस, बैकग्राउंड और सिचुएशन के जो लोग होते हैं आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। दे गिव ए सेकंड चांस, यानी जिनकी पढ़ाई बीच में किसी भी कारणों से छूट गई थी तो उनको एक सेकंड चांस मिलता है कि वो भाई आगे पढ़ाई कर सकें, ठीक है, और ज्यादा अपनी जो क्वालिफिकेशन उसको बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, तो an open university provide flexible, affordable and accessible education to all. It is especially useful for student who cannot attend regular classes, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटी भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देती है जहां पर
उन लोगों को भी पढ़ाई का मौका मिल जाता है भाई, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ रखी होती थी या जिनके पास टाइम नहीं होता, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो द ओपन यूनिवर्सिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंडिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, वो अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। उनको अगर आगे भाई अपनी अपॉर्चुनिटीज को और अच्छा बेटर बनाना है, तो वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, उनको काफी फायदा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए 3 सेकंड टीवी एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो भाई आपको एक 30 सेकंड का टीवी एडवर्टाइजमेंट बनाकर दिखाना है और इसमें आपको म्यूजिक और इफेक्ट जो है वो यूज नहीं करने हैं। ठीक है, तो किस तरह से आप बनाएंगे, तो देखिए, एक टीवी एडवर्टाइजमेंट इज एन शॉर्ट ऑडियो विजुअल होता है ये। ठीक है, मैसेज मेड टू इन्फॉर्म, एजुकेट और परसुएट टू ऑडियंस द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट प्रमोट द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट डिजाइन फॉर 30 सेकंड एंड डज नॉट यूज म्यूजिक और साउंड इफेक्ट। ठीक है, तो एक सिंपल सा एडवर्टाइजमेंट बनाना है जिसमें आपको साउंड यूज नहीं करना है। ठीक है, तो किस तरह से आप बना सकते हैं, देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे टीवी एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट है ये आपकी, तो आपको सबसे पहले देना होता है भाई टाइटल। तो आप देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद पहला जो सीन होगा आपका 0 से 5 सेकंड का, इसमें जो नरेटर होगा वो कुछ चीजें बताएगा, जैसे व्हाट काइंड वर्ल्ड आर वी लुकिंग फॉर आवर चिल्ड्रन, यानी आप कैसा विश्व या कैसा जो है आप भविष्य अपने बच्चों को देना चाहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे पौधा मुरझा रहा है, एक बच्चे को दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे आगे नरेटर फिर 5 से 10 सेकंड में क्या बताएगा कि भाई एवरी स्मॉल एक्शन कैन प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। ठीक है, यानी आप एक छोटा एक्शन लेके भी अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बिजली को बचा सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, फिर अगले आप देखेंगे सीन में 10 से 16 सेकंड के अंदर नरेटर क्या कहेगा, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट ट्री, रिड्यूस वेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपसे नरेटर अपील कर रहा है, दिखा रहा है कि भाई किस तरह से आपको बिजली बचानी है, पानी बचाना है, जो वेस्ट है उसको किस तरह से आपको जो है ठीक करना है, या फिर जो भी रिसाइकिल वाली चीजें आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप दिखाएंगे। और उसके बाद अगले सीन में आप 16 से 22 सेकंड में रिस्पॉन्सिबल चॉइस टुडे कैन मेक टुमारो बेटर, कि भाई अगर आप अच्छे से आज चीजों को संभाल लेंगे तो आपके लिए जो आपका फ्यूचर होगा वो ज्यादा बेटर होगा। तो आज आपको क्या बनना है भाई, रिस्पॉन्सिबल बनना है। ठीक है, इस तरह से आप दिखाएंगे। उसके बाद 22 से 27 सेकंड में आप दिखाएंगे डेवलपमेंट इज ट्रू ओनली व्हेन नेचर इज प्रोटेक्ट, कि भाई तभी जब भी आप नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तभी आपका डेवलपमेंट जो होगा वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आप अपने फ्यूचर को तभी अच्छा बना पाएंगे जब आप नेचर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये विजुअल आप दिखाएंगे। उसके बाद 27 से 30 सेकंड में लास्ट में आप कहेंगे, आपके यहाँ स्क्रीन पे टेक्स्ट आएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आगे नरेटर कहेगा, लेट अस ग्रो टुडे विदाउट डिस्ट्रॉइंग टुमारो। ठीक है, यानी कह रहा है कि भाई आज अगर आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज बढ़ना है तो आने वाले भविष्य के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है लेट्स ग्रो एंड टुडे विदाउट डिस्ट्रॉइंग टुमारो, कि भाई आज अपना जो भी ग्रो कर रहे हो इस तरह से ग्रो करो कि आप भविष्य को खराब ना करो, यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का आप ऐसे इस्तेमाल करो कि उन रिसोर्सेज को आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं कि आज ही आप सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दो। ठीक है, तो लास्ट में आपका लिखा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 30 सेकंड का टीवी एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं जो लोगों को काफी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो मैसेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, तो जो भी आप एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं उसमें मैसेज होना चाहिए क्लियर। ठीक है, जैसे इसमें आपने देखा भाई डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म नेचर, कि भाई ऐसा डेवलपमेंट करो कि जो नेचर को हार्म ना पहुंचे। ठीक है, इनकरेज करो पीपल को कि भाई वो नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करें, पोल्यूशन को कम करें, वेस्टेज को अवॉइड करें भाई। ठीक है ना, ज्यादा आप देखते हैं वेस्टेज को ना फैलाएं, एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल फॉर फ्यूचर जनरेशन, और जो आज हमारा एनवायरमेंट है उसको इस तरह से बचाएं कि भविष्य के लोग भी उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं ताकि इससे सोशल अवेयरनेस जो है बन सके। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस क्या होता है भाई, प्रेजेंट नीड जो भी है उसको ऐसे इस्तेमाल करो कि भाई इसको डिस्टोर ना कर दो, आने वाली पीढ़ियों को संभाल के रखो। ठीक है, तो ये जो टीवी एडवर्टाइजमेंट है ये क्या करेगा भाई, एक सिंपल विजुअल इफेक्ट देगा आपको। ठीक है ना, आप अवेयरनेस को अच्छी तरह से लोगों को बता पाएंगे। ठीक है, तो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और अपने एनवायरमेंट को क्या करेंगे भाई, अच्छा रखेंगे। ठीक है ना, और रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये कंक्लूजन निकलेगा आपके एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें,
और कौन सा पेपर आपका आने वाला है उसकी डेट जो है कमेंट में लिख देना, पेपर का कोड लिख देना, ताकि हम उस वीडियो को बना पाए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक योर पेपर।